हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास में रासायनिक संयोग के नियम। देखिए कि तत्व जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया, और क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, यानी तत्वों के संयोजन से यौगिक बनते हैं। अब तत्वों के संयोजन से यौगिक बनते हैं तो तत्वों का जो संयोजन होता है वह निम्न नियमों के अंतर्गत होता है, जिसमें सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है लवासिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। और ये नियम क्या कहता है कि ना तो द्रव्य अर्थात द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य अर्थात पदार्थ, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान उत्पादों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान जो होता है वो समान बना रहता है, ठीक है। यानी जितना द्रव्यमान होगा अभिकारकों का उतना ही द्रव्यमान होगा उत्पादों का, ठीक है। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद के द्रव्यमानों का योग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के द्रव्यमान के समान होता है, ठीक है भाई। यानी रासायनिक परिवर्तन के दौरान कोई द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 बना है। तो यहां देखो कार्बन परमाणु भार 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 है 32 ग्राम, कार्बन फिर 12 और ये 32 बराबर ये हो गया 44 ग्राम। और इनको भी टोटल करें तो ये भी हमारे पास कितना आता है, 44 ग्राम। यानी द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद का जो है वो संरक्षित है, समान है, बराबर है। ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, ठीक है भाई। और देखेंगे हम इसके बारे में और एग्जांपल ले, जैसे हम CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट का ताप घटन हो जाए CaO + CO2, कैल्शियम आपको बताया मैंने 40
प्लस कार्बन 12 एक ही है, ऑक्सीजन 16 तिया 48। टोटल हुआ ये अपने पास में कितना? 100। ये अपने पास 40 प्लस 16 और ये 12 प्लस 16 दूनी 32, 56 ग्राम। और ये हो गया कितना भाई? 44 ग्राम। और टोटल करें तो ये हो गया अपने पास में 100 ग्राम। और देखो और एग्जांपल लेते हैं N2 प्लस 3S2, ठीक है भाई, से बन रहा है 2NH3 अमोनिया। तो यहां देखिए ये 28 ग्राम, ये हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और ये 14 और 3 17 और 2 मोल है तो 34 ग्राम, 34 ग्राम और 34 ग्राम, ठीक है। इस नियम को समझने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं और उस प्रयोग में देखो क्या होता है कि हम एक H आकार की नली लेते हैं, इसमें एक तरफ भर दिया जाता है NaCl विलयन और इसमें दूसरी तरफ भर दिया जाता है AgNO3 विलयन, ठीक है भाई। इन दोनों को भरकर इस नली को तोल लिया जाता है, यानी इसका भार ज्ञात कर लिया जाता है। अब उसके बाद में इसको बहुत तेजी से हिलाया जाता है और बहुत तेजी से हिलाएंगे तो दोनों में क्या होगी? अभिक्रिया, यानी NaCl AgNO3 से क्रिया करेगा, ये AgL का बनेगा श्वेत अवक्षेप, प्लस में बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब जब इनको पूरी तरह अच्छी तरह से इस नली को हिलाकर इनमें क्रिया संपन्न हुई और उसके बाद में इसका भार ज्ञात किया गया, तो जो पहला भार था वही भार क्रिया करने के बाद में हमें प्राप्त हुआ, यानी इसका मतलब द्रव्यमान क्या है? संरक्षित है। जितना भार पहले था जब क्रिया नहीं हुई उतना ही भार बाद में हमें प्राप्त हुआ। तो इसका अर्थ है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है किसके दौरान? रासायनिक परिवर्तन के दौरान या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहला हमने देखा कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया गया किसके द्वारा? लवासिए के द्वारा, ठीक है भाई। उसके बाद में देखिए कि अगला जो नियम है अपना दूसरा नियम, दूसरे नियम की हम बात करें स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इस स्थिर अनुपात के नियम में देखिए आप क्या कि स्थिर अनुपात का नियम है प्राउट वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। इस नियम के अनुसार देखो क्या है, किसी भी शुद्ध यौगिक तत्वों के
द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए। ठीक है, किसी भी शुद्ध यौगिक में तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो सदैव स्थिर होता है, स्थिर रहता है, चाहे आप यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किए। ठीक है, जैसे देखिए आप सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम H2O। H2O में H व O का अनुपात, ठीक है भाई, कितना अनुपात है द्रव्यमानों का? H तो है, हाइड्रोजन का होता है 1, ये तो हो गया। अनुपात ऑक्सीजन होता है 16, यानी ये हो गया 1:8। अब आप चाहे जल को नदी से प्राप्त करें, चाहे जल को कुएं से प्राप्त करें, चाहे जल को झील से प्राप्त करें, चाहे तालाब से प्राप्त करें, या अम्ल क्षार की उदासीनीकरण की क्रिया से प्राप्त करें, कहीं से भी किसी भी स्रोत से आपने, किसी भी विधि से आपने जल को प्राप्त किया। ठीक है, चाहे आप भारत में देख लीजिए जल को, चाहे पाकिस्तान से लिया, चाहे अमेरिका से लिया, कहीं से भी लेके आओ जल को। जल में H व O का अनुपात हमेशा 2:16 अर्थात 1:8 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात किसी यौगिक हो गया हमारा H2O में तत्व हो गए 2, H और O के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 सदैव स्थिर होता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए। ठीक है भाई, और एग्जांपल लेते हैं किसका? हम एग्जांपल लेते हैं CO2 का। भाई CO2 को देखो आप, कार्बन व ऑक्सीजन का अनुपात देखिए, 12 अनुपात 16:32, यानी 3:8। आप चाहे CO2 को किसी भी विधि से प्राप्त करें, CO2 में C व O का अनुपात हमेशा 3:8 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 3:8। चाहे आप उसको इस विधि से बनाएं, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से CO2, चाहे आप उसको CaCO3 के ताप गठन से प्राप्त करें, चाहे आप CaCO3 की क्रिया HCl से कराकर प्राप्त करें, इन सभी विधियों से आप किसी भी विधि से CO2 बनाएं, चाहे CO2 हमारे श्वसन में बन रही हो, चाहे यहाँ किसी विधि से बनाएं, हमेशा CO2 यौगिक में तत्व C और O का अनुपात जो होगा वो हमेशा 3:8 ही होगा। इस नियम को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? स्थिर अनुपात का नियम प्राउड वैज्ञानिक ने दिया। अब ये जो नियम है एक जगह विफल हो जाता है, इसकी सीमा बता देता हूं मैं आपको। एक जगह कहां विफल हो जाता है? समस्थानिकों की उपस्थिति में विफल हो जाता है कि भाई सामान्य जल H2O, बाहरी जल H2O या D2O, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है? H1, इसमें हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है? H2। ठीक
2:16 और भारी जल में ये अनुपात जो होगा वो एक हाइड्रोजन का, देखो यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है 2, तो 4:16 यानी 1:8 और ये 1:4 यानी समस्थानिकों की उपस्थिति में यह नियम जो है वो विफल हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये दूसरा नियम हुआ स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम जो है वो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम की बात करें यदि हम, तो देखो ये है नियम डाल्टन ने दिया। ठीक, ये नियम कहता क्या है? ये नियम ये कहता है कि क्या यदि दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो यदि एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व की मात्रा या द्रव्यमान, दूसरे तत्व की जो मात्रा या द्रव्यमान संयोग करती है उसमें एक सरल अनुपात होता है। ठीक है भाई, इस नियम को आप देखो ऐसे समझें कि यहां मैंने लिया यौगिक, ठीक है भाई, और ये यौगिक लिया H2O और एक लिया मैंने H2, ठीक है, कितने यौगिक हो गए भाई? 2। अब देखो इसमें H का द्रव्यमान 2, यहां भी 2, हाइड्रोजन का होता है कितना? 1, 2 है हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 1 है ये 16 और ये 2 है ये 32। तो देखिए नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि यदि दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया। कितने यौगिक बना रहे हैं? 2, H2O और H2O2, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। तो यदि एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ में दूसरे तत्व की जो मात्रा या द्रव्यमान संयोग करती है, दूसरा तत्व ये हो गया निश्चित द्रव्यमान और ये हो गया दूसरा तत्व कि जो मात्रा या द्रव्यमान संयोग करती है उसमें एक सरल अनुपात होता है। तो ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो देखो 16:32 यानी 1:2 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम N व O के यौगिक। N व O तत्व, दो तत्व हैं आपस में क्रिया करके यौगिक बना रहे हैं और ये जो यौगिक हैं वो देखो आप कौन कौन से हैं? NO
ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है भाई। N का द्रव्यमान, ठीक है, O का द्रव्यमान देखो आप 14 होता है, 28, 14, फिर देखो 2 है, 28, 2 है, 28 और ये 14 O का द्रव्यमान 16, ये हो गया 16, 48, ठीक है, N2O3 64, 80, ठीक है। अब N का निश्चित द्रव्यमान लिया, अभी N का निश्चित द्रव्यमान नहीं है, देखिए 28 या 14, तो इन सब को यदि हम 14 कर दें तो ये कर दिया हमने आधा 14, O का निश्चित द्रव्यमान, ठीक है, ये 14, ये हो गया 8, ये 14 ही है, ये है 16, ये 14 ही है, 14 कर दिया हमने, तो ये हो गया अपने पास 24, ये 14 कर दिया हमने, ये हो गया अपने पास में 32, और ये 14 कर दिया हमने, तो ये हो गया अपने पास में 40। ठीक है भाई। तो अब देखें आप इसके बाद में क्या कि अब आप देखिए N के निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान संयोग करता है उसमें एक सरल अनुपात होता है, यानी 8:24:32:4, यानी 1:2:3:4:5 प्राप्त होता है। तो देखिए इस नियम को फिर दोबारा से देखो कि यदि दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, ये हमने इसका निश्चित द्रव्यमान ज्ञात किया, के साथ दूसरे तत्व का जो मात्रा या द्रव्यमान संयोग करती है उसमें एक सरल अनुपात होता है। तो ये सरल अनुपात 1:2:3:4:5 प्राप्त होता है। इसमें एक प्रश्न देखें, बारह ग्राम कार्बन, 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया 28 ग्राम CO बना रहा है, यानी 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। फिर देखिए 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर 44 ग्राम CO2 बनाता है। बताओ यह कौन से नियम की पालना करता है? ठीक है, तो देखिए आप क्या कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई, प्रश्नानुसार ये है 12 ग्राम, ये 16 ग्राम और ये 28 ग्राम। ठीक है भाई,
ठीक है भाई, देखिए आप। अब देखिए ये कह रहा है कौन से नियम की भाई पालना हो रही है ये बताओ। तो देखिए तो 12 और 16 होते हैं 28, ठीक है। यहाँ पे विकारकों का द्रव्यमान भी उतना ही है और उत्पाद का द्रव्यमान भी उतना ही है। तो क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जितना विकारकों का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान है। एक तो ये नियम की पालना कर रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण की। दूसरा देखिए, दो तत्व हैं समान, दो तत्व में क्रिया करके दो तरह के यौगिक बने, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई, ठीक है, ये बनाए। अब देखो आप, इसमें कार्बन का द्रव्यमान जो है वो निश्चित है और दूसरा जो अपना भाग ले रहा है तत्व जो इससे क्रिया कर रहा है उसके द्रव्यमानों का यदि आप अनुपात निकालें तो 16:32 ऑक्सीजन का 1:2, ठीक है भाई, 1:2 बड़े पास में आ रहा है। यानी ये अभी अभी मैंने नियम बताया था, कौन सा, गुणित अनुपात का नियम, जो क्या कहता है कि दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, जो बना रहे हैं में एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान है के साथ दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान से योग करता है उसमें एक सरल अनुपात होता है, 1:2। तो ये तीसरा नियम कंप्लीट हुआ अपना गुणित अनुपात का, ठीक है भाई।